जो देखने वाले हैं वो स्पेशली जो है वो साइंस का क्लास 8 का होगा ये आपका। और ये जो है आपका चैप्टर 4 है, जो दहन और ज्वाला की बात की जा रही है उसी के बारे में देख लेते हैं। और ये सब्जेक्ट तो आप देख ही रहे कि ये साइंस की सब्जेक्ट है। चलिए देख लेते हैं जो भी डिटेल से चैप्टर 4 में बताया गया है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि हम घर पर जो है उसके अलावा उद्योगों में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विविध प्रयोजन के लिए करते हैं। क्या आप जानते हैं कि घर में उपयुक्त होने वाले कुछ इंजन के नाम बता सकते हैं? ठीक है, यहाँ पे बताने की बात बोल रही है। ठीक है, बोला जा रहा है। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि व्यापार और उद्योगों में उपयोग होने वाले जो बात की जा रही है ईंधन जो होते हैं उसके नाम बताइए। उसके अलावा जो मोटर गाड़ी बनाने में कौन सा ईंधन काम में आता है और उसकी सूची बना करके सम्मिलित कीजिए कि ईंधन के रूप में आपको बताना है। ठीक है, आपकी सूची में सम्मिलित ईंधन होंगे आपके क्या होंगे, तो गोबर हो गया, लकड़ी हो गया, कास्ट हो गया, कोयला हो गया, कास्ट कोयला हो गया, आपका पेट्रोलियम, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको हम लोग सीएनजी बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि आम मोमबत्ती के जलने से परिचित है। ठीक है, कि हम सभी जो है वो मोमबत्ती को जलते हुए देखते हैं। मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है, यानी जो मोमबत्ती जलती है और कोयले जो जलते हैं उसमें क्या अंतर देखा गया है। शायद आपका अनुमान सही है कि मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला जो है वो ज्वाला के साथ नहीं जलती। इसी प्रकार जो है अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के ही जलते हैं। ठीक है, आइए जलने के रासायनिक प्रक्रम और इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्रारूपों का अध्ययन करते हैं। दहन क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। दहन जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने ऑलरेडी जो है वो चैप्टर 7 में पढ़ा था कि चैप्टर 7 नहीं, हमने पढ़ा था कि क्लास 7 में हमने पढ़ा था कि मैग्नीशियम दहन के लिए के क्रियाकलाप का स्मरण करिए। ठीक है, कि किस तरह से मैग्नीशियम जल रहा था। हमने देखा था कि मैग्नीशियम जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता और ऊष्मा और प्रकाश देता है। ठीक है, उत्पन्न करता है। इसी प्रकार क्रियाकलाप हमको करना होगा और इससे एक कास्ट कोयले का टुकड़ा लेकर के कर सकते हैं। ठीक है, कास्ट कोयले के टुकड़े को जो है वो संडासी से में क्या कीजिए कि संडासी में पकड़िए से। ठीक है, एक इस तरह का मुंह बना होता है और इस तरह का आप पकड़ने वाला होता है। ठीक है, देखते होंगे आप लोग। उसी से पकड़ने की बात की जा रही। एक मोमबत्ती अथवा बुनसेर बर्नर की ज्वाला के निकट लाइए और आप क्या देखते हैं, यानी आप क्या देखेंगे इस तरह से आप बता सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप जब देखिएगा कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम पाते हैं कि कास्ट कोयला जो होते हैं वायु में जलता है। हम जानते हैं कि कास्ट कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश देता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि मैग्नीशियम का दहन की बात किया जा रहा है। रासायनिक प्रकरण जिसमें से क्या होता है, पदार्थ जो होते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वह बाह्य दहन कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, इसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन जो होते हैं ठोस होते हैं, द्रव होते हैं, गैस हो सकते हैं। कभी कभी दहन के समय जो होते हैं ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि ऊपरी दी गई अभिक्रिया में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला जो है बाह्य दाह पदार्थ है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अगर आप देखिएगा कि मैग्नीशियम और कास्ट कोयला जो होता है दाह्य पदार्थ होते हैं, यानी जलने के लिए ये पदार्थ होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोला जाता है क्या कि हम देख सकते हैं कि हमें बताया गया था कि भोजन हमारे शरीर के लिए एक ईंधन है, यानी ईंधन किस लिए है, तो देख लेते हैं आगे डिटेल में। देखिए यहाँ पे आपको एक्टिविटी करने की बोला जा रहा है कि ठीक ही तो है कि हमारे शरीर में भोजन ऑक्सीजन से अब क्रिया कर क्या होता है कि अब घटित होता है और ऊष्मा की उत्पन्न होता है। हमने यह जो है कक्षा क्या किया था कि 7 में पढ़ा भी था। ठीक है, चलिए हम लोग एक्टिविटी को देख लेते हैं। आपको बताना है कि एक स्ट्रॉ ले लेना होगा, माचिस की तीली और मिट्टी का बर्तन मिट्टी का तेल लेना होगा, कागज़, लोहे की कीले और पत्थर के कुछ टुकड़े ले लीजिए। शीशा आदि कुछ पदार्थ जो है इकट्ठे करिए और अपने शिक्षक की देखरेख में जो है उसको जलाए जाने की बात की जा रही। यदि पदार्थ जलता है तो उसे दाह्य दिखाइए। ठीक है, अन्यथा उसे अदाह्य दिखाइए। अगर जलता है तो दहन होगा और अदहन हो गया आपका जो नहीं जलता है। ठीक है, तो यही आपको लिखने के लिए बोला जा रहा है कि कौन कौन सा
जो जलता है और कौन कौन सा जो नहीं जलता है, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे एक्टिविटी करने के लिए बोला जा रहा है कि क्या आप कुछ और पदार्थों के नाम बता सकते हैं, आप इन्हें सारणी 4.1 में जोड़ें और आइए इस परिस्थितियों का पता लगाएं जिनमें क्या होता है, दहन होता है, ठीक है। तो दहन के बारे में हम लोग डिटेल से देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि सावधानी करना होगा कि जलती मोमबत्ती को पकड़ते समय सावधानी रखिए। एक जलती मोमबत्ती को मेज के ऊपर रख दीजिए। कांच की चिमनी को मोमबत्ती के ऊपर क्या कीजिए कि ऊपर लकड़ी के 2 कुटकों की सहायता से इस प्रकार पकड़िए कि जैसे आप देख रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पे क्या है, एक जल रहा है, थोड़ा सा जलने का मतलब बुझने का कोशिश, पूरी तरह से बुझ ही गया है, ठीक है। तो ये क्या बताया जा रहा है, तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। तो कहा जा रहा है कि दहन के लिए वायु आवश्यक है, प्रदर्शित करने हेतु जो उपयोग किया गया, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वायु का चिमनी में प्रवेश होता है। वायु का जब चिमनी में प्रवेश होता है, होता रहे हैं, ठीक है। वायु का चिमनी में प्रवेश होता रहे हैं, नहीं होते रहे हैं, ठीक है। ये ज्वाला को क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ज्वाला को क्या होता है। अब लकड़ी के गुटके हटाकर ये चिमनी को मेज पर क्या क्या कीजिए, टिका दीजिए। पुनः ज्वाला को देखिए, उसमें अंत में एक कांच की प्लेट जो है चिमनी के ऊपर रख दीजिए। ज्वाला को पुनः रखिए। यहाँ पे बोला जा रहा है उसके अलावा जो है तीनों स्थितियों में क्या होता है, क्या ज्वाला जो है कंपन करती हुई बुझ जाती है, क्या यह कंपन करती हुई धुआं देती है। इस तरह से आप देख सकते हैं क्या यह अप्रभावित जलती रहती है। क्या आप दहन प्रकरण में वायु की भूमिका के बारे में कुछ निष्कर्ष आप निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे डिटेल देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जैसे कि हमने ऊपर देखा कि दहन के लिए क्या चाहिए, वायु की आवश्यकता होती है। एक में जो है मोमबत्ती निर्बाध रूप से जल रही है, दूसरे में क्या हो रहा है कि नीचे से प्रवेश कर सकती है, यानी वायु जो है नीचे से, जबकि वायु जो है वो दूसरे में देखते हैं कि आपका एक बार फिर देख लेते हैं, ये थोड़ा सा रुक गया, ठीक है। तो देखिए वायु आपको जलने के लिए, दहन को जलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। क्या होता है कि मोमबत्ती निर्बाध रूप से जलती है, जबकि वायु चिमनी में नीचे से प्रवेश कर सकती है, ठीक है। अवस्था 2 में क्या हो रहा है कि जब चिमनी में दोनों नीचे से वायु प्रवेश नहीं कर पाता तो क्या हो रहा है कि ज्वाला में कंपन हो रहा है, यानी जब उसको हवा नहीं मिल रहा है, वायु नहीं मिल रहा है तो कंपन कर रहा है और धुआं उत्पन्न होता है, ठीक है। अवस्था 3 में देखा गया कि ज्वाला बुझ जाती है क्योंकि उससे वायु उपलब्ध नहीं हुई है। तो वायु दहन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो बोला जा रहा है, कहा जा रहा है कि हमने पढ़ा है कि सूर्य अपनी ऊष्मा और प्रकाश जो है स्वयं उत्पन्न करता है। क्या यह भी एक प्रकार का दहन है। तो देख लेते हैं। सूर्य में जो ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश जो होते हैं नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा होते हैं। उसके अलावा आप इस प्रकार के बारे में आगे चलकर पढ़ेंगे, ठीक है। चले देख लेते हैं। एक लकड़ी या लकड़ी के कोयले का जलता हुआ टुकड़ा जो है वो लोहे की प्लेट और तवे पर रखिए। उसे एक कांच के जार अथवा पारदर्शक प्लास्टिक जार से ढक दीजिए। देखिए क्या होता है। क्या कुछ समय बाद जो है लकड़ी का कोयला जलना बंद हो जाता है। क्या आप सोच सकते हैं कि यह जलना बंद क्यों हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपने सुना होगा कि बोला जा रहा है कि जब किसी व्यक्ति के वस्त्र आग पकड़ लेते हैं तो आग बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से ढक देते हैं, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों किया जाता है, ठीक है। देख लेते हैं ऐसा क्यों किया जाता है। तो ये जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है आज जंगल की आग के बारे में बताया गया है। तो चलिए इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि गर्मियों में जो होते हैं मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर बहुत स्थानों पर सूखी घासें आग पकड़ लेती है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, घास की आग पेड़ों में फैलती है और आपकी जल्दी ही पूरा जंगल आग की लपेट में आ जाता है। इस प्रकार जो आग को बुझाना बहुत कठिन होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि कंबल में लिपटा व्यक्ति जो है वस्त्रों से आपको क्या कर रहा है, पकड़ ली थी, ठीक है। कंबल में लिपटा व्यक्ति जिसके वस्त्रों ने आग पकड़ ली थी, ठीक है। उसके अलावा जो है देख सकते हैं कि अब अपने अनुभव का स्मरण कीजिए कि क्या होता है। कभी कभी देखते हैं कि आप एक माचिस की तीली अपने आप जल उठती है या किस प्रकार जलाई जाती है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको कागज़ के टुकड़े का जलाने का अनुभव अवश्य होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग पेपर को भी जलाते हैं। जब जलती हुई माचिस की तीली इसके पास लाते हैं तो क्या यह जल उठती है।
क्या आप लकड़ी के एक टुकड़े को जब जलती माचिस की तीली इसके पास लाकर जला सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या आप जो है लकड़ी के एक टुकड़े को जो है जलती माचिस की तीली उसके पास लाकर के जला सकते हैं, ये एक्टिविटी करने की बोला जा रहा है। ठीक है, लकड़ी या कोयले को जलाने के लिए आपको कागज़ या मिट्टी के तेल का उपयोग क्यों करना पड़ता है, ये भी बात किया जा रहा है। क्या आपने जो है वो अभी हमने जंगल की आग के बारे में सुना है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या ये अनुभव आपको बताते हैं कि विभिन्न पदार्थों विभिन्न ताप पर आग पकड़ते हैं। ठीक है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसका क्या होता है, ज्वलन ताप कहलाता है। ठीक है, जब कोई न्यूनतम ताप जिस पर कि क्या होता है कि कोई पदार्थ जलने लगता है तो वह जलन ताप कहलाता है, न्यूनतम ताप पे जो कोई पदार्थ जलता है। तो ठीक है, क्या अब आप बता सकते हैं कि कमरे के ताप पर माचिस की तीली अपने आप आग क्यों नहीं पकड़ लेती है? ठीक है, अपने आप पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। माचिस की तीली जो होती है माचिस की डिब्बियों के बगल में रगड़े पर क्यों जल जाती है? क्योंकि उस पर फास्फोरस लगा रहता है, रेड फास्फोरस। चलिए देख लेते हैं। माचिस का इतिहास बहुत ही पुराना है। 5000 से अधिक वर्ष पूर्व जो है प्राचीन मिस्र में गंधक में डुबोए गए चीड़ की लकड़ी के जो छोटे टुकड़े माचिस की तरह उपयोग किए जाते थे। कहाँ पे? तो आपके मिस्र में। और कब? तो 5000 से अधिक वर्ष पूर्व की बात की जा रही है। आधुनिक जो निरापद माचिस का विकास लगभग 200 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट, उसके अलावा आपका सफ़ेद फास्फोरस का मिश्रण कुछ गोंद और आपका स्टार्च के साथ मिलाकर के उचित लकड़ी से बनी माचिस की तीली के सिरे पर लगाया जाता है, जो आप लाल रंग का देखते होंगे वो। ठीक है, आप याद रखिएगा कि क्या क्या होता है। एंटीमनी सल्फाइड होता है, पोटेशियम क्लोरेट होता है, और आप देख सकते हैं कि श्वेत फास्फोरस होता है। ठीक है, जब इसे किसी खुरदरी सतह से रगड़ा जाता है तो घर्षण की ऊष्मा के कारण क्या होता है कि श्वेत फास्फोरस प्रज्वलित हो जाता है। इससे क्या होता है कि इसमें देखेंगे कि इसमें जो होता है माचिस की तीली का दहन प्रारंभ हो जाता है, परंतु बाद में देख सकते हैं कि क्या होता है कि श्वेत फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वाले और माचिस का उपयोग करने वाले दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध होता है। ठीक है, हेल्थ के लिए भी ये अच्छा नहीं है। ठीक है, जो काम करते हैं वो भी और जो यूज़ करते हैं वो भी। आजकल निरापद माचिस के सिरे पर केवल एंटीमनी ट्राइसल्फाइड और पोटेशियम क्लोरेट आप लगा रहता है। ठीक है, अब 2 ही लगा रहता है केमिकल। रगड़ने वाले चूर्ण पर चूर्णित कांच और थोड़ा सा जो है लाल फास्फोरस लगाते हैं, जो कम खतरनाक होता है। ठीक है, और रगड़ने वाले पे लाल फास्फोरस हम लोग इस तरह से जो बना नहीं रहता है तो साइड में लाल फास्फोरस लगा रहता है। ठीक है, अब जब देखते हैं कि जब माचिस की तीली को खुरदरी सतह पर रगड़ा जाता है तो कुछ लाल फास्फोरस श्वेत फास्फोरस में क्या हो जाता है कि परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और यह जो होता है तुरंत माचिस की तीली के सिरे पर लगे पोटेशियम क्लोराइड से आपका विक्रिया कर क्या करता है कि आपका पर्याप्त ऊष्मा उत्पन्न करता हो, और जिससे एंटीमनी ट्राइसल्फाइड का क्या होता है कि दहन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने जाना। इसमें हमने पाया है कि बाह्य पदार्थ जब होते हैं, दाह्य पदार्थ जो होते हैं, जब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता तब तक जल नहीं सकता जब तक कि उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम रहता है। ठीक है, क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है। ठीक है, तो देख सकते हैं इस तरह से। ऊपर हमारा कुछ छूटा हुआ था, क्या देख लेते थोड़ा? नहीं, ये से हमने कर लिया था। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते कि ज्वलन ताप से कम होता है। क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? कभी कभी पार्टी वगैरह में देखते होंगे तो उसमें क्या होता है कि जो तेल होता है वो थोड़ा सा आग जैसा निकल आता है। ठीक है, जब जलने वाले बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा रहता है, जब तेल बहुत गर्म हो जाता है, कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप जो है आग नहीं पकड़ते। ठीक है, कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी अपने आप आग नहीं पकड़ते तो क्या होता है, परंतु यदि मिट्टी के तेल को थोड़ा गर्म कर दे तो क्या होता है कि यह जो है आग पकड़ लेता है। क्या इस ज्वलन ताप लकड़ी के ज्वलन ताप से कम है? यानी बोला जा रहा है कि लकड़ी के ज्वलन ताप से जो है क्या ये कम है?
उसके अलावा क्या इसका अर्थ है कि मिट्टी के तेल के रखने में हमें विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि स्मेल भी करता है और भी थोड़ा सा प्रिकॉशन देखना होता है, ठीक है। निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करता है कि किसी पदार्थ के दहन के लिए इसका ताप उसके ज्वलन ताप तक पहुंचना आवश्यक है। यानी कहने का मतलब कि निम्नलिखित क्रियाकलाप प्रदर्शित करते हैं कि किसी पदार्थ के दहन के लिए उसका ताप उसके ज्वलन ताप तक की मतलब कोई जब तक नहीं जल जाता तब तक उसका ज्वलन ताप तब जब तक उससे को प्राप्त ना कर ले, ठीक है। तो न्यूनतम जो ताप होता है वो जरूरी होता है ज्वलन ताप के लिए, ठीक है। तो यही आपका बोला जा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है कि जलती हुई मोमबत्ती से सावधानी से काम लीजिए, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कागज़ के 2 कप तैयार कीजिए। इसमें आप देखेंगे कि इनमें एक कप को 50 ml जल डालिए और दोनों कपों को अलग अलग मोमबत्ती द्वारा गर्म करिए। आप क्या देखते हैं, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। उसके अलावा देखिए कि एक का क्या हो रहा है कि एक में जल है, ठीक है, और कागज़ के कप का यूज़ किया गया है। आप इस तरह से देख सकते हैं। कागज़ के कप में जल गर्म करना आपने यहाँ पे देखा एक्टिविटी। कागज़ के खाली कप का क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा जल युक्त कागज़ के कप का क्या होता है, यानी कागज़ के खाली कप का क्या होता है, और जल अगर भरा हो तो कागज़ का क्या होगा। क्या इस कप का जल गर्म हो जाएगा? तो चलिए हम लोग आगे डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि यदि हम जो है कप को गर्म करना जारी रखें तो हम कागज़ के कप में भी जल को उबाल सकते हैं, ठीक है। क्या आप इस परिघटना का कोई स्पष्टीकरण सोच सकते हैं? यहाँ पे बोला जा रहा है कागज़ के कप को दी जाने वाली ऊष्मा जो होती है चालन द्वारा जल में चली जाती है, अतः जल की उपस्थिति में ताप कागज़ के ज्वलन ताप तक नहीं पहुँच पाता है, इसलिए वह क्या होता है कि वो जलता नहीं है, ठीक है। जिन जिन पदार्थों का ज्वलन ताप जो तक कम होता है तो वे क्या करते हैं जो ज्वाला के साथ सरलता पूर्वक आग पकड़ते हैं, ऐसे ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण जो होते हैं देख सकते हैं आपका क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए पेट्रोल होता है, अल्कोहल होता है, द्रवित पेट्रोलियम होता है। क्या आप कुछ और ज्वलनशील पदार्थों की सूची बना सकते हैं? चलिए हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए घरों, दुकानों और कारखानों में आग लगते ही देखा या फिर सुना होगा। यदि आपने इस प्रकार की कोई घटना देखी है तो इसका जो है संक्षिप्त विवरण अपने नोटबुक में लिखिए और साथियों के साथ साझा करने की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने क्षेत्र की अग्नि सेवा के टेलीफोन नंबर का पता लगाइए। यदि आपके या वो आपके पड़ोसी के घर में आग लग जाए तो इससे क्या होगा, सबसे पहले अग्निशमन यानी फायर ब्रिगेड को बुलाइए, ठीक है। फायर ब्रिगेड को बुलाइए, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यह ज़रूरी है कि हम सबको अग्निशमन सेवा के टेलीफोन नंबरों की जानकारी होनी चाहिए। नंबर हमको पुलिस स्टेशन का, अस्पताल का, उसके अलावा जो अग्निशमन फायर ब्रिगेड का होना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि फायर ब्रिगेड क्या आपके शहर या नगर में जो फायर ब्रिगेड स्टेशन है उसके अलावा जब फायर ब्रिगेड आती है तो वो क्या करती है, वह आग पर जल डालती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, तो वह क्या करते हैं आग पे क्या करते हैं, जल डालती है, ठीक है। उसके अलावा जल ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा करता है। ज्वलनशील जो पदार्थ होता है उसको ठंडा करने का काम करता है, जिससे कि क्या उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है, ठीक है। और ऐसा करने से आग का फैलना रुक जाता है और जलवाष्प ज्वलन ताप ज्वलनशील पदार्थों को घेर लेता है। यानी जलवाष्प जो होता है ज्वलनशील पदार्थों को क्या कर लेते घेर लेता है, जिससे कि वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है, ठीक है। आपने पढ़ा है कि आग उत्पन्न करने के लिए 3 अवस्थाएं होती है, ठीक है। क्या आप इन आवश्यकताओं की सूची बना सकते हैं? तो देखिए क्या होता है कि ये आवश्यकताएं क्या होती है। तो आग जलने के लिए सबसे पहले आपको ईंधन होना चाहिए, वायु यानी ऑक्सीजन होनी चाहिए और ऊष्मा भी होनी चाहिए। यानी ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप से अधिक होना चाहिए। यानी ईंधन जो है वो ज़्यादा होना चाहिए ताप के अनुसार, और ज्वलन ताप जो है ईंधन का ताप जो है वो ज़्यादा होना चाहिए उसके ज्वलन ताप से, ठीक है, तभी वो जल पाता है, ठीक है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि इनमें से एक या अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। आग बुझाने वाले कार्य जो होते हैं वायु का प्रवाह काटना या ईंधन का ताप कम करना, या दोनों होता है, ठीक है। आग बुझाने का कार्य क्या होता है कि वायु का प्रवाह रोक देना,
ईंधन का ताप को कम कर देना, या फिर दोनों किया जा सकता है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि ध्यान दीजिए कि अधिकांश स्थितियों में जो है ईंधन को हटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि किसी भवन में आग लग जाती है तो संपूर्ण भवन ही ईंधन होता है, ठीक है, यानी वो सारा जल जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं अग्निशमन का आपका इस तरह का बना रहता है, ठीक है। ये आपका हर एक आप लोग फ्लैट वगैरह में देखे होंगे इस तरह से अग्निशामक यंत्र है, ठीक है। चलिए डिटेल में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब सबसे अधिक प्रचलित अग्निशामक है, जल जो होते हैं सबसे अधिक प्रचलित होता है, परंतु जल तभी कार्य करता है जब लकड़ी और कागज जैसे वस्तुओं में आग लगी होती है, ठीक है। यदि विद्युत उपकरणों में आग लगी हो तो जल विद्युत का चालन कम कर सकता है, तो जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वालों को हानि पहुंचाता है। यानी क्या होता है कि यदि विद्युत उपकरणों में आग जब लगी होती है तो जल विद्युत का चालन कर सकता है और आग बुझाने वालों को हानि पहुंचा सकता है, यानी बुझेगा ही नहीं आग। तेल और पेट्रोल में लगी आग जो होती है अगर जल से बुझाएंगे तो क्या होगा कि उपयोग उचित नहीं होगा, जल वो बुझ ही नहीं पाएगा। क्यों ऐसा होता है, तो देखते हैं। क्या आपको याद है कि जल तेल से भारी होता है, यानी जो तेल होता है वो भारी होता है जल से, ठीक है। और जो यहाँ पे क्या है कि जल तेल से भारी होते हैं, यानी जो तेल होता है हल्का होता है, ठीक है। अगर नीचे तेल है तो आप नीचे जो अगर पानी है उसके ऊपर तेल होता है, तो ठीक है, तो तेल से आपका तेल हल्का हो गया और यहाँ पे जल भारी हो गया, ठीक है। इससे उल्टा मैंने बोल दिया था। तो जल भारी हो गया, तेल हल्का हो गया, इसलिए तैरने लगता है। अगर बुझाएंगे तो वो आपका जो तेल होगा वो जलने लगेगा, मतलब ऊपर आ जाएगा और जल नीचे रह जाए, ठीक है, तो बुझ ही नहीं पाएगा। अतः यह क्या होगा कि तेल के नीचे चला जाएगा, कौन, जल चला जाएगा, तो बुझ नहीं पाएगा। तेल जो होते ऊपर जलता रहता है और उपकरण जो होता है विद्युत उपकरण जो है वो पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा क्या होता है कि आपका अग्निशामक है, ठीक है, यानी आपका CO2 से आप बुझा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में आग जो लगी होती है तो आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है, ठीक है। यानी आप जब CO2 का यूज़ करेंगे तब आप आग को बुझा सकते हैं। कहने का मतलब ऑक्सीजन से भरी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है, जिससे क्या होता है कि ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है और अतः आग का नियंत्रण हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा देखिएगा क्या हो रहा है कि CO2 का अधिक लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरणों को कोई हानि नहीं पहुंचाता। कौन, तो CO2 जो है विद्युत उपकरण को हानि भी नहीं पहुंचाएगा और जल्दी से आग बुझ भी जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड की आपूर्ति कहाँ से मिलती है, हमें कहाँ से मिलती है। उच्च दाब पर यह द्रव के रूप में सिलेंडरों में भरी जा सकती है। LPG किस रूप में सिलेंडरों में रखी जा सकती है, देख सकते हैं। सिलेंडर से छोड़े जाने वाले CO2 बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है, अतः यह न केवल आग के चारों ओर से घेर लेती है बल्कि ईंधन के ताप को भी नीचे ले आती है, ठीक है। इसलिए यदि उत्तम अग्निशामक है, ठीक है, इसलिए यह क्या होता है कि अधिक मतलब अच्छा अग्निशामक इसको माना गया CO2 को। CO2 प्राप्त करने का दूसरा तरीका जो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा जो होते हैं, जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, पोटेशियम बाइकार्बोनेट जैसे रसायनों के पाउडर का भारी मात्रा में छिड़काव है, ठीक है। आग के निकट इन पदार्थ से बहुत ही कार्बन डाइऑक्साइड जैसी निकलती है जो आग बुझा देती है, ठीक है। इनका अगर छिड़काव कर देते हैं तो आपका आग बुझ जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दहन के प्रकार क्या होते हैं। यहाँ देखिए कि दहन के जो प्रकार होते हैं, एक जलती हुई माचिस की तीली अथवा गैस लाइटर को रसोई में गैस स्टोव के निकट लाइए, ठीक है। सावधानी आपको बरतने की बात की जाए कि स्वयं जो है वो गैस स्टोव का प्रयोग ना कीजिए, अपने माता पिता को सहायता के लिए कहिए, ठीक है। गैस स्टोव को यानी घुड़ी जो होता है, नॉब जो होता है, घुमा करके गैस जो होते हैं चालू कर दीजिए। क्या आप देखते हैं क्या होगा, तो देखिए हम पाते हैं कि गैस तेज़ी से जलने लगती है अथवा जो है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है, यानी गैस जो होती है तेज़ी से जलने लगती है और क्या प्रदान करती है, तो आपका ऊष्मा और प्रकाश। इस प्रकार दहन तीव्र दहन कहलाता है, ठीक है।
यहाँ पे बोला जा रहा है कि फास्फोरस कुछ ऐसे फास्फोरस जैसे जो होते हैं कुछ पदार्थ जो कमरे के तापमान पर वायु में जल उठते हैं। इस प्रकार का दहन जो है जिसमें कि पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है तो स्वतः दहन कहलाता है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, तो कोयले की खानों में जो है वो कोयले की धूल के स्वतः दहन से कई प्रकार खतरनाक अग्निकांड हो सकते हैं। ठीक है, कोयले के अगर खानों में अगर कोयले की धूल के कारण क्या होता है स्वतः आपका क्या होता है दहन हो जाता है और कई आग लग जाते हैं। ठीक है, कोयले के खानों में देखिएगा, और कोयला तो ज़्यादा जलने शुरू हो जाता है, अगर एक जगह आग लगे तो ये बढ़ते जाता है। जंगल के आग जो देखते हैं अग्निकांड आदि भी जो है अधिक गर्मी के कारण होते हैं। कभी आकाश में बिजली गिरने से हो जाती है, तो परंतु जंगल में आग अग्नि तक जो है कि मानव की लापरवाही से भी होते हैं। लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, वहाँ पे माचिस वगैरह या सिगरेट का टुकड़ा जो है फेंक देते हैं, और बाद में सूखे पत्तों से क्या हो जाता है कि जंगल में आग लग जाती है, बहुत सारे पेड़ पौधे क्या होते हैं ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और मानव गतिविधियों से लगती है। जंगल में यदि आप पिकनिक या शिविर में जाते हैं तो क्या होता है कि कैंप फायर का आयोजन करते हैं, तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग को पूर्णतः बुझाना आवश्यक याद रखिएगा, क्योंकि क्या करते हैं कि लोग जला तो देते हैं लेकिन बुझाते नहीं है, ऐसे बाद में क्या होता है कि आग लग जाती है जंगलों में। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं। ठीक है, जब पटाखों को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से क्या होता है कि ऊष्मा प्रकाश और ध्वनि उत्पन्न होती है। पटाखे में देखते हैं आवाज़ भी होता है, प्रकाश भी होता है और ऊष्मा भी आप देख सकते हैं। अभिक्रिया में क्या होता है, बनी गैस जो होती है बड़ी मात्रा में निकलती है। अभिक्रिया में बनी गैस जो होती है बड़ी मात्रा में निकलती है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। ठीक है, पटाखों पर दाब डालने पर विस्फोट हो सकता है। ठीक है, ज्वाला देखते क्या है, तो ज्वाला के बारे में देखिए कि एलपीजी ज्वाला का परीक्षण कीजिए, मतलब देखिए क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं, एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है। ठीक है, हमने क्लास 7 के मैग्नीशियम रिबन को जलाने के लिए अनुभव को याद कीजिए कि कैसे जलाया था। यदि आपको सारणी 4.2 की विशेष वस्तु को जलाने का अनुभव नहीं है तो आप उन्हें अब कर सकते हैं। ठीक है, यानी अब मतलब अब ये प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, अपने परीक्षण बोर्ड पर करिए और सारणी में लिखिए कि पदार्थ ज्वाला देता है या नहीं। देखिए यहाँ पे आपका आप देख सकते हैं कि पदार्थ है आपका मोमबत्ती हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कपूर हो गया, मिट्टी का तेल, आपका लकड़ी, ये ज्वाला देता है या नहीं देता है आपको लिखना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते ऊपर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गैस का बर्नर है, कैंडल जल रहा है। हमारे रसोई घरों में भी आप इस तरह से कभी चाय आपने बनाया होगा तो देख सकते हैं आप स्टोव, रसोई घर के स्टोव। उसके अलावा जो लैंटेन को देखते हो, मोमबत्ती देखते हैं। ठीक है, ये तो मिट्टी के तेल लैंप हो गए आपकी। मोमबत्ती और बोनसेन बर्नर का भी यूज़ आप करते हुए देख सकते हैं। ठीक है, ज्वाला की संरचना की बात किया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि एक मोमबत्ती जलाइए, सावधानीपूर्वक बरतिए, एक कांच की 4 से 5 पतली नली की संडासी का से पकड़ लीजिए, उसका एक सिरा जो है मोमबत्ती की की अकंपित ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में प्रवेश करा दीजिए। कांच की नली के दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। क्या वहां कुछ समय बाद जो है ज्वाला उत्पन्न होती है? यदि यदि ऐसा होता है तो वह क्या है जो ज्वाला उत्पन्न करता है? ध्यान दीजिए कि गर्म बत्ती के पास मोम जो है जल्द पिघल जाता है। ठीक है, गर्म बत्ती के पास क्या होता है तो मोम जल्दी पिघल जाता है, आप देख सकते हैं इस तरह का। ठीक है, चलिए उसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि दहन के समय जो है पदार्थ वाष्पित होते हैं। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वे ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोमबत्ती के साथ साथ ऊपर उठते हैं। ठीक है, और दहन के साथ वाष्पित के समय क्या होते हैं, वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला जो होता है वाष्पित नहीं होता और कोई ज्वाला नहीं देता है। ठीक है, उसके अलावा क्या क्या होता है कि एक्टिविटी आप 4.5 में देखेंगे कि क्या कांच की नली से बाहर निकलने वाला मोम का वाष्प क्या ज्वाला उत्पन्न करने का कार्य कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे दिया जा रहा है कि जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो तो ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट यानी स्लाइड प्रविष्ट करिए और उसे संडासी से लगभग क्या कीजिए कि 10 सेकंड तक पकड़े रहिए, फिर उसे हटा दीजिए। आप क्या देखते हैं? ठीक है,
इस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से आपका एक निशान हो जाता है, एक पे निशान नहीं होता, ठीक है। कांच की प्लेट स्लाइड पर जो है आप प्लेट या फिर आप देख सकते हैं स्लाइड पर एक गोल काला वलय बन गया है, ठीक है। यह ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित बिना जले जो कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है। एक पतले जो है वो देखिए, एक पतले लंबे तांबे के तार को लगभग 30 सेकेंड तक है ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र में पकड़ कर रखने की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो भी किया जा रहा है एक्टिविटी को ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो है ज्वाला के कुछ ही बाहर है, ठीक है। रक्त तप्त हो जाता है और क्या यह दर्शाता है कि ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र का ताप बहुत अधिक है। वास्तव में ज्वाला का यह भाग जो होता है सबसे अधिक गर्म होता है। सोने चांदी को पिघलाने के लिए सुनार धातु के फूकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर क्या करता है कि रखता है, ठीक है, फूकते हैं। वे क्या होता है कि ज्वाला के सबसे बाहरी जो भाग का उपयोग क्यों करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपका ये कैंडल है, उसके अलावा सबसे कम गर्म है। उसके अलावा बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक भाग है, आंशिक दहन का उपयोग है। उसके अलावा पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र है, सबसे गर्म भाग है, कम गर्म भाग है, ठीक है। आप इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है एक सुनार जो है वो क्या करे कि धातु की फुकनी से क्या करे, फुकता सुनार जो है वो इस फुकनी से काम किया जा रहा है। उसके अलावा देखिए ईंधन क्या है, तो ईंधन देख लेते हैं क्या है कि याद रखिए कि घरेलू और औद्योगिक उद्योगों से क्या होता है कि संबंधित ऊष्मा ऊर्जा के जो प्रमुख स्रोत क्या होते हैं वो आपके होते हैं लकड़ी, कास्ट और कोयला होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा बोला जा रहा है कि पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि है, ठीक है, वे पदार्थ ईंधन कहलाते हैं, ठीक है। सारे जो होते हैं ईंधन कहलाते हैं। अच्छा ईंधन वहाँ होता है जो सहज उपलब्ध हो और जो है कम धुआं उत्पन्न करे, ठीक है, और सस्ता भी होता है और वायु में सामान्य दर से सुगमता पूर्वक जलता है। यह अधिक मात्रा में ऊष्मन उत्पन्न करता है और जलने के उपरांत कोई अवांछनीय पदार्थ नहीं छोड़ता है। अगर वांछनीय पदार्थ छोड़ेगा तो आपका क्या होगा कि आपका वो खराब होगा, ठीक है, क्योंकि वो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। लास्ट में क्या होता है हमारे फेफड़ा वगैरह को अफेक्ट भी करता है, ठीक है। प्रदूषण, वायु प्रदूषण भी करता है, ठीक है। उससे मोतियाबिंद वगैरह भी होना का खतरा रहता है, ठीक है। स्वतः ऐसा कोई भी ईंधन नहीं है जिसे एक आदर्श ईंधन माना जा सकता है, ठीक है। हमें ऐसा ईंधन ढूंढना चाहिए जो किसी विशिष्ट भोजन की अधिकांश आवश्यकताएं पूरा करता हो, ठीक है। ईंधन के मूल्यों में भिन्नता होती है। ईंधन के मूल्यों में क्या होता है कि भिन्नता होती है। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं। जिन ईंधनों से आप परिचित हैं उनकी सूची बनाइए और देखेंगे कि यहाँ पे आपको लिखना होगा कि कौन ठोस है, द्रव है, और आपके गैसों में क्या करना है कि बताना है कि कौन किस तरह का है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, ईंधन दक्षता की बात की जा रही है। यदि यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि आपसे कहा जाए कि गोबर के उपले, कोयला और एलपीजी की जल पर पानी की एक निश्चित मात्रा को उबाले तो आप कौन से ईंधन को चुनेंगे, ठीक है। इसका कारण बताइए। ये आप अपने माता पिता को मदद ले सकते हैं, क्या ये ईंधन बराबर मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। किसी ईंधन के 1 kg के पूर्ण दहन से उत्पन्न जो ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा होती है उसका ऊष्मीय मान, यानी देखिए किसी ईंधन के 1 kg के पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा जो होती है ऊर्जा की मात्रा होती है जिसका ऊष्मीय मान कहलाती है, ठीक है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम कहते हैं, किलो जूल या फिर केजी कहते हैं, ठीक है। किलो जूल प्रति केजी कहते हैं ये ऊष्मीय मान। याद रखिएगा ईंधन का ऊष्मीय मान का फॉर्मूला क्या होता है, किलो जूल प्रति केजी होता है, ठीक है, किलोग्राम होता है, ठीक है। उसके अलावा मात्रा प्रदर्शित करता है और कुछ ईंधनों के ऊष्मीय मान जो होते हैं 4.4 में दिए गए हैं, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपका देखिए ठोस में क्या देखते हैं तो कोयला ठोस में देखते हैं, उसके द्रव्य में मिट्टी का तेल हो गया, ठीक है। एलपीजी गैस में आप देखते ही हैं कि यहाँ पे एलपीजी हो गया, ठीक है।
ये देखिए सबसे ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब मान लीजिए कि कोई ईंधन को क्या जलाया जाता है तो सबसे ज़्यादा उसमें ये मान किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं कि लकड़ी जब जलता है और उससे भी किसका होता है, तो देखिए जैव गैस का जो होता है आपका यहाँ पे दिया हुआ है 35,000 से लेकर के 40,000, उसके अलावा हाइड्रोजन का है तो आपका सबसे ज़्यादा उसमें ये मान है। ठीक है, हाइड्रोजन के बाद क्या है, तो आपका देखिए हाइड्रोजन के बाद किसका है सबसे कम, तो हाइड्रोजन का तो सबसे ज़्यादा हो गया, आप देख सकते हैं। उसके अलावा जैव गैस का है, उसके अलावा आप देख सकते हैं कि कोयला का है, उसके अलावा जो आप यहाँ लकड़ी है, और 6,000 से 8,000 जो है गोबर का है। ये पूछा जाता है लकड़ी का उसमें मान कितना, तो 17,000 से लेकर के 22,000, कोयले का जो 25 से 33,000, पेट्रोलियम का 45,000 के करीब, और मिट्टी का तेल भी 45 और डीजल भी 45 है। मीथेन जो है आपको 50,000 है, CNG जो 50,000 है। उसी के अलावा आप देखिए 55,000 जो होते हैं LPG होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि 35,000 से लेकर के 40,000 जो होते हैं जैव गैस के होते हैं, और आपके जो 1.5 लाख के करीब जो होते हैं हाइड्रोजन के होते हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंशियल याद रखिएगा, ये ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा कि किसका किसका ज़्यादा मान होता है। ठीक है, ईंधन की बोला जा रहा है कि ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। ठीक है, ईंधन का बढ़ता हुआ उपयोग जो है पर्यावरण पर हानिकारक भी पड़ता जा रहा है। जैसे कैसे जानेंगे, तो लकड़ी जब जलाते हैं, कोयला और पेट्रोलियम जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ठीक है, जब ये क्या होता है कि बिना जले भी कार्बन कण छोड़े जाते हैं, और ये सूक्ष्म कण क्या होते हैं कि खतरनाक प्रदूषक होते हैं। ठीक है, जो दमा और श्वास जो है होते हैं, श्वास की बीमारी भी होती है। ठीक है, क्योंकि ये कण जो होती है हमारे लंग्स तक फंस जाते हैं, इसलिए खांसी भी होता है, ज़्यादा हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और दमा लोग जो है धुआं से बहुत परेशान हो जाते हैं, जिनको आपके निमोनिया वगैरह होता है। ठीक है, सर्दियों से क्या होता है, लकड़ी का उपयोग घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाता है। सर्दियों में जो होता है, गांव में देखते हैं अंगीठी वगैरह जो होते हैं, वो हेल्थ के लिए गर्मी तो देती है ठंडक में, लेकिन बाद में क्या होता है कि हमको लंग्स का प्रॉब्लम होता है। परंतु अब इसका स्थान कोयले और LPG जैसे ईंधनों ने ले लिया है। ठीक है, अभी भी हमारे देश के बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग होता रहता है, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध भी होता है, सस्ती भी होता है। ठीक है, गाँवों में मोतियाबिंद का सबसे बड़ा कारण ये सब चीज़ों को भी माना गया है। ठीक है, मोतियाबिंद जो आँख की खराबी होती है, परंतु लकड़ी को जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है और मनुष्य के लिए हानिकारक है और श्वसन कष्ट उत्पन्न करता है। साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उपलब्ध कराती हैं, और ईंधन के रूप में जो है लकड़ी का उपयोग करने पे हमें हमें प्राप्त नहीं हो पाती है। ठीक है, जो बोला जा रहा है कि साथ ही वृक्ष हमें बहुत सी उपयोगी वस्तुएं उत्पन्न कराती हैं, जो ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने पर हमें प्राप्त हो सकती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त वृक्षों की कटाई वनोन्मूलन का कारण बनती है, जो पर्यावरण के लिए क्या है, हानिप्रद है। जैसा कि हम लोग चैप्टर जो क्लास है 7 में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है नुकसानदायक होता है। क्या होता है, देखिए दूसरा क्या होता है कि आप यहाँ पे बताया जा रहा है कि इन ईंधनों का अपूर्ण दहन जो होता है, अगर थोड़ा सा जले तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका गैस देता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, एक विषैली गैस होती है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक होता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होते हैं, कमरे में सो रहे व्यक्ति को मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए गाँव में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अंगीठी जला करके मतलब जला करके सो जाते हैं, और बाद में वो जो है मृत पाए जाते हैं, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड उनके श्वास तक जाता है, और फिर वो क्या दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है। इसलिए कभी भी आप जो है वो अंगीठी वगैरह जो लकड़ी का चीज़ है आप जला दिए हैं तो आप बाहर रखिए, लेकिन रूम के अंदर दरवाज़ा मत बंद कीजिए। ठीक है, इसलिए हमें सलाह दी जाती है कि उस कमरे में कभी ना सोए जिसमें कि जलते हुए सुलगते हुए कोयले की आग हो। ठीक है, क्योंकि ये हमारे मतलब स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है, हमारी मृत्यु भी हो सकती है। अधिकांश इंजनों में जो दहन से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ठीक है, जो जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा संभवतः विश्व उष्ण यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बारिश, उसके अलावा सूखा भी पड़ सकता है। आपका जो बर्फ़ होता है, जो ग्लेशियर वो पिघल रहा है, सबसे ज़्यादा आपको सनराइज को देखने को मिल रहा है, यानी सूर्य की रोशनी जो ज़्यादा धूप हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ें जो होते हैं हानिकारक होती है, कोई भी चीज़ों का अति करते हैं तो। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जाता है कि पृथ्वी के वातावरण में के तापमान में वृद्धि जो है विश्व उष्मन कहलाती है। ठीक है, अगर वातावरण में जो तापमान का वृद्धि हो जाएगा, मान लीजिए गर्मी जो है आपका 30 डिग्री पे है, अगर ये मान लीजिए कि 40-50 हो जाएगा तो हम परेशान नहीं होंगे। तो यही कारण है जो
कार्बन डाइऑक्साइड से बढ़ता है, ठीक है, गर्मी भी ज़्यादा आपको मिलता है, ठीक है। यही कारण है गाड़ियों का व्हीकल का चलना, फैक्ट्री होना, उसके अलावा जो है सारे लोगों का मतलब अपने पास पर्सनल व्हीकल रहना, तो ये सब क्या है, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रहे हैं प्रकृति में, जिसकी वजह से क्या है कि पेड़ की कटाई भी करते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अन्य बातों के साथ साथ जो है इसमें हिमनद पिघलने लगते हैं, जिससे से समुद्र में जल स्तर बढ़ जाता है और तटीय क्षेत्रों में बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। ऐसा भी संभव है कि निचले स्तर पर तटीय क्षेत्र जो है स्थायी रूप से जलमग्न हो जाए, ठीक है। ऐसा बोला जा रहा है कि जिस तरह से आपका ग्लेशियर पिघल रहा है, तो इससे क्या होगा कि आपका समुद्र का स्तर बढ़ेगा और समुद्र के पास जो जो आपके राज्य है वो डूबते जाएंगे या देश है वो डूबते जाएंगे। देखिए, कोयले और डीजल के दहन से क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। यह अत्यंत दमघोटू और संक्षारक गैस है। इसके अतिरिक्त पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो वर्षा ऋतु में क्या होते हैं, घुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं, ठीक है। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड आपके अम्लीय वर्षा में को बढ़ाते हैं, ठीक है, अम्ल बनाते हैं, और ऐसी वर्षा क्या होती है कि अम्ल वर्षा कहलाती है। तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब ज़्यादा हो जाएगा जल में, तो वर्षा के जल में ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या होगा कि ये अम्ल वर्षा होगी, जो पवनों, भवनों और मृदा के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो बोला जा रहा है कि मोटर वाहनों में बोला जा रहा है कि मोटर वाहनों में ईंधन के रूप में जो डीजल और पेट्रोल का स्थान जो है सीएनजी ले रही है, क्योंकि सीएनजी जो है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पन्न अल्प मात्रा में करती है, यानी सल्फर और नाइट्रोजन जो है कम निकालता है आपके सीएनजी से, और अगर ये कम निकलेगा तो अम्ल वर्षा कम होगा, ठीक है। उसके अलावा ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है। सीएनजी एक अच्छा स्वच्छ ईंधन माना जाता है, और अभी हमको स्वच्छ ईंधन ही चाहिए भी, ठीक है। तो देख सकते हैं ये सब हम शब्द है तो जो हमने अपने अभी चैप्टर में पढ़े हैं। चलिए इसको सारांश को देख लेते हैं कि क्या हमने चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा था कि जो पदार्थ वायु में जलते हैं दाहे कहलाते हैं। दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, वायु यानी जलने के लिए आवश्यक है। दहन में जो दहन के प्रकार में क्या होता है, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। ज्वलन ताप वह निम्न ताप है जिस पर बाह्य पदार्थ आग पकड़ लेता है, ठीक है। ज्वलन पदार्थों का जो ज्वलन ताप बहुत कम होता है, ज्वलन पदार्थों का ज्वलन ताप क्या होता है, बहुत कम होता है। आग उत्पन्न करने हेतु क्या होता है कि आवश्यकताओं में से एक या अधिक को हटाकर आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आग उत्पन्न करने हेतु आवश्यकताओं में से एक या अधिक को हटाकर के आग उत्पन्न पाया जा सकता है, आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है, ठीक है। आग उत्पन्न जब होता है तो क्या कर सकते हैं कि कई चीज़ों का उपयोग करके, अग्निशामन का उपयोग करके हम लोग कर सकते हैं। CO2 का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो है पानी यूज़ हम लोग नहीं कर सकते हैं अगर विद्युत मतलब आग लगता है, विद्युत में आग लगता है तो, ठीक है, तो CO2 का यूज़ करते हैं। आपका अगला क्या बोला कि आग पर नियंत्रण पाने सामान्यतः जल का उपयोग किया जाता है। अगर नॉर्मल लगता है जंगलों में तो पानी का यूज़ करते हैं, ठीक है। विद्युत जो होते हैं उपकरण और तेलों में लगी आग को किससे आपको नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता, तो इसकी जगह पे CO2 का यूज़ करते हैं। दहन विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे तीव्र दहन होता है, स्वतः दहन या फिर विस्फोट होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ज्वलन के कितने क्षेत्र है, तो ज्वलन के जो होते हैं विभिन्न क्षेत्र होते हैं। आपके अदीप्त क्षेत्र होते हैं, दीप्त क्षेत्र या ज्योतिहीन क्षेत्र होते हैं। उसके अलावा आपका क्या बोला जा रहा है कि आदर्श इंजन जो होते हैं वो ईंधन जो होते हैं सस्ता, आसान से उपलब्ध, आसानी से जलने वाला और आसानी से वहन योग्य होता है। इसका ऊष्मीय मान जो होता है उच्च होता है। यह ऐसी गैसों या अवशेष नहीं छोड़ता जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, यानी यह ऐसी गैस या अवशेष नहीं छोड़ता है जो पर्यावरण को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं, ठीक है। ईंधनों की दक्षता और मूल्य जो है परस्पर भिन्न होते हैं, ठीक है। ईंधन की दक्षता और मूल्य जो होते हैं सबका अलग अलग होता है, ठीक है। कोई सस्ता कोई मतलब महंगा होता है, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ईंधन जो की दक्षता जो है उसमें मान पे जो है वो आपकी प्रदर्शित की जाती है, जिसका मात्रक क्या होता है, तो आपने पढ़ा था किलो जूल प्रति आपका जो है वो किलोग्राम है, तो आपने पढ़ा था केजे प्रति केजी पढ़ा था ना, तो भाई आपका इसका मात्रक हो जाएगा। वायु में बिना जले कार्बन खतरनाक प्रदूषक होते हैं और श्वसन कष्टों को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। सांस लेने में कठिनाई को श्वसन कष्ट बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कहा जा रहा है कि ईंधन के संपूर्ण दहन से विषैली कार्बन डाइऑक्साइड गैसें बनती है, ठीक है। कार्बन में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा को विश्व उष्मन का कारण बताया गया है, यानी वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की अगर
बढ़ी हुई मात्रा है तो क्या है, तो विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। ठीक है, यानी इससे क्या होगा कि आपका ज़्यादा बारिश होता है, फिर ज़्यादा सूखा पड़ने लगेगा, जो सी वाटर होता है उसमें इंक्रीजमेंट होने लगेगा, ग्लेशियर जो होगा वो पिघलने लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी लगेगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, सूर्य का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। इस तरह से आपको देखने को ग्लोबल वार्मिंग में मिलता है। ठीक है, उसके अलावा जो है जिस क्षेत्रों में जो है आपका बारिश नहीं है तो वहाँ ज़्यादा बारिश होगा, जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ और सूखा पड़ेगा। इस तरह से देखा गया, मतलब स्थिति बहुत ही भयानक हो जाती है। कोयले, डीजल, पेट्रोल के दहन से उत्पन्न जो है सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं, जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपका चैप्टर जो है 4 नंबर पूरा हो गया है। तो आपका वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए। टेक केयर।